हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के अनुसार कौन सा ऐसा समय दिया गया है जिसमें हम केस को बहुत तेजी से उसका निपटान कर सकते हैं। तो कौन 6 महीने के अंदर हम उसे कर सकते हैं, 12 महीने के अंदर हम उसे कर सकते हैं, 15 महीने के अंदर हम उसे कर सकते हैं, या फिर 18 महीने के अंदर हम उसे कर सकते हैं। अगर आपने स्पेशल रिलीफ एक्ट आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर समय दिया गया है कि 12 महीने के अंदर स्पेशल रिलीफ एक्ट के अनुसार हम तेजी से किसी केस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है। साथ ही इसमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि स्पेशल रिलीफ एक्ट जो है किन साल का एक्ट है, कौन सा। ये हमारा एक्ट है 1963 का। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन के बारे में। नेक्स्ट पर्सन क्या है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो किसी भी व्यक्ति को जो कि किसी एक्यूज्ड बना है उसे कितनी सज़ा दी जा सकती है, वो कितना अवार्ड पास कर सकते हैं, कितने समय के लिए किसी व्यक्ति को कारावास में डाल सकते हैं, क्या वो सज़ा दे सकते हैं 7 साल से कम के लिए या 7 साल से ज़्यादा के लिए, या फिर आजीवन कारावास के लिए, या फिर मृत्यु दंड के लिए। तो सीआरपीसी के अंतर्गत बताया गया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो 7 साल से कम तक की सजा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा संबंधित है इस मैक्सिम से। ये मैक्सिम क्या है? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका क्या मतलब होता है इन सभी के अंदर? यहाँ पर इसका एक जवाब लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि कोई भी क्राइम बिना क्रिमिनल इंटेंशन के नहीं होता है। तो इसका जवाब है नो क्राइम विदाउट ए क्रिमिनल विदाउट ए गिल्टी माइंड, यानी कि बिना उनके गिल्टी माइंड के कोई भी क्राइम नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है कि किसी भी स्पेशल इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए कितना समय दिया गया है सीआरपीसी के अंदर? क्या उसे 7 महीने के अंतर्गत रिकवर किया जा सकता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, या 8 महीने के अंदर, या 6 महीने के अंदर, या फिर 15 महीने के अंदर? तो सीआरपीसी में प्रोविज़न दिया गया है कि स्पेशल इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी हम कर सकते हैं कितने महीने के अंदर? हम 6 महीने के अंदर उसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न बात करता है कि सीआरपीसी 1973 में किस साल में जो वाइफ को मेंटेनेंस दी जा रही थी 500 रुपये। सीआरपीसी में जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो सेक्शन 125 जो है उजागर होता है, जो बात करता है मेंटेनेंस के बारे में। अब 500 रुपये जो मेंटेनेंस दिया जा रहा था वाइफ को, उसे किस साल के अंदर जो है ख़त्म कर दिया गया था? 2001 में, 1997 में, 1973 में, या 2007 के अंदर? तो ये प्रोविज़न जो है 2001 में जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है कि आप फुल फॉर्म बताइए विपो का, WIPO की क्या फुल फॉर्म है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न संबंधित है कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है इसको किस एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 11 की। जब हम सेक्शन 11 पढ़ते हैं वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? वहाँ पर हम पढ़ते हैं रेस जुडिकाटा के बारे में। तो रेस जुडिकाटा के अंदर जब हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करते हैं तो वो किस एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में बताया गया है? तो इसके बारे में बताया गया है एक्सप्लेनेशन
4 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न जो है वो संबंधित है कि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1996 के किस सेक्शन के अंतर्गत आर्बिट्रेशन के रेफरेंस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 4 इस बारे में बात करती है, सेक्शन 8 इस बारे में बात करती है, सेक्शन 6 इस बारे में बात करती है, या फिर सेक्शन 5 इस बारे में बात करती है। साथ ही यहाँ पर ये एक और प्रश्न निकल कर आता है कि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट किस साल का एक्ट है। ये एक्ट है 1996 का। और इसका प्रश्न का उत्तर ये है कि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 6 के अंदर जो है रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेशन की बात की गई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में एडमिशन के बारे में बताया गया है। ये सेक्शन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। काफ़ी इजी है ये, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि एडवोकेट एक्ट 1961 के किस सेक्शन के अंदर अगर कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है तो उसके मिसकंडक्ट के लिए उसे पनिशमेंट किस सेक्शन के अंतर्गत दी जाएगी। सेक्शन 35 में, 36 में, 37 में और 38 में। तो सेक्शन 35 जो है वो बात करता है अगर कोई भी एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 5 के अनुसार। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न ये है कि कोई एक रेलवे सर्वेंट है, वो एक्सीडेंट के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, एक तरीके से परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाती है, यानी कि उसका पैर बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया, हाथ बिल्कुल बुरी तरीके से टूट गया, यानी कि परमानेंटली डिसलोकेट हो गया है। उस समय पर अगर वो कंपनसेशन लेता है एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट के अनुसार तो उसे मिनिमम कितना अमाउंट का कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपके अनुसार क्या कौन सा है, कितनी उसको कंपनसेशन दी जा सकती है। तो इसका जवाब है उसे 1,40,000 तक का कंपनसेशन दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न बात करता है कि सीआरपीसी की कौन सी सेक्शन है जो बात करता है कि किसी भी विवाद को हम कोर्ट से बाहर जो है सोल्व कर सकते हैं। तो सेक्शन 89 इस बारे में बात करता है, सेक्शन 93, 91 या 19। तो सेक्शन 89 बात करता है हम किसी भी विवाद को जो सीपीसी के अंदर आता है, सीपीसी के सेक्शन 89 के अनुसार हम उस विवाद को कोर्ट से बाहर भी सेटल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि अगर कोई भी वारंट एग्जीक्यूट किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए वारंट हो गए, जिसे हम कहते हैं कि किसी के वारंट निकल गए हैं, तो उस वारंट की क्या समय सीमा है कि वो कब तक जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, कब तक वो फोर्स में रह सकते हैं। क्या वो 2 साल तक रह सकते हैं, 3 साल तक, 4 साल तक, या जब तक कि उन्हें रद्द ना किया जाए या फिर कोई दूसरा एग्जीक्यूट ना किया जाए। तो इसका जवाब ये है कि कोई भी अगर वारंट एग्जीक्यूट किया जाता है, कोई भी वारंट निकाला जाता है किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, वो तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक कि या तो कोई दूसरा वारंट एग्जीक्यूट किया जाए या उस वारंट को जो है कैंसिल ना किया जाए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न संबंधित है एक लैटिन मैक्सिम के बारे में, जो है रेस इप्सो लिक्विटर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चीज़ें सव्य बोलती है, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। ये आपको एलएलबी के एग्ज़ाम के अंदर भी काफ़ी बार पूछी गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि कमेटी जो गठित की गई थी जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को पास किया गया था, तो उस समय पर उसके जो हेड थे वो कौन थे?
तो इन सभी में से एक आंसर है। उनके हेड कौन थे? उसके हेड थे हमारे जस्टिस JS वर्मा। तो यही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आज की वीडियो से संबंधित। फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।